हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। तो आज हेलो एल्केन की सीरीज़ का 21st पार्ट हम देखेंगे जो फ्रेऑन्स हैं, और उसके बाद एक टॉपिक छोटा सा और है वो है टेफ्लॉन, और उसके बाद हम हेलो एरीन से स्टार्ट करेंगे इसी सीरीज़ में। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं फ्रेऑन्स होता क्या है। फ्रेऑन्स सिंपल इसको हम CFCs या HFCs भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्या देखने वाले हैं, तो वो आज इसके बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन है क्या ये, और हाउ टू नेम, नाम कैसे रखते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ यूजेस क्या होती हैं, और CFCs का स्ट्रक्चर कैसे हम ड्राइव करते हैं, और लास्ट में इफेक्ट ऑफ CFCs ऑन द एनवायरनमेंट ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले पार्ट देखो इंट्रोडक्शंस का। फ्रेऑन्स या इन्हें हम CFCs या HCFCs भी कहते हैं। HCFCs या CFCs भी कहते हैं। है क्या जनरली, तो मीथेन और एथेन या जानते हैं गैसियस हाइड्रोकार्बन्स हैं ये, और पहले दो मेंबर हैं एल्केन्स के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मीथेन और एथेन के जो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें हम फ्रेऑन्स कहते हैं। मीथेन और एथेन की जो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, फ्रेऑन्स। इन्हें हम शॉर्ट में CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या एक नाम और भी है इसको, हम इसको HFCs भी कहते हैं, लेकिन वो डराइव्ड कंडीशन होगी या डराइव्ड कंपाउंड होंगे, उन्हें बोलेंगे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब उसमें क्लोरीन नहीं होगा। पहले वाला जो C है ना बेटा, वो क्लोरीन के लिए एब्रीवेटेड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो पहले वाला C है वो क्लोरीन के लिए एब्रीवेटेड है। ठीक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नाउ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, तो इसमें से एक कार्बन गायब, मतलब C गायब है आगे वाला, तो क्लोरीन नहीं होगा। ये ज़्यादा सेफ़ है, आजकल इसी का इस्तेमाल होता है। CFCs की बड़ी मतलब इन्वायरमेंटल बैड इफेक्ट है आपके ग्लोबल वार्मिंग पे, या कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ठीक है, अभी उसके बैड इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे। तो CFCs या HCFCs या ऐसे HFCs भी कहते हैं। क्लियर, कुछ एग्जांपल देखो। मीथेन में, मीथेन मतलब CH4, मीथेन मीन्स CH4। अब उसमें ये जो CH4 है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 सिंगल बॉन्ड हैं। इस हाइड्रोजन को फ्लोरीन और क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 फ्लोरीन 3 क्लोरीन। ठीक, ये भी वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 फ्लोरीन 3 क्लोरीन, या CF2Cl2, 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन, मतलब 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए और 2 हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। यहाँ पर 3 फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए और 1 क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। तो ये जो डराइव्ड हैं ये तो मीथेन के हैं। ऐसे इधर भी आ जाओ, ये C2H6 एथेन होता है, C2H6। अब इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम 2 फ्लोरीन लगा रहे हैं और 4 क्लोरीन लगा रहे हैं, 6 हो गया। 3 फ्लोरीन लगा रहे हैं, 3 क्लोरीन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, CFCs या HFCs तो नहीं कहेंगे इन्हें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मतलब जो डराइव्ड केस है वहाँ क्लोरीन की जगह पर अगर हम हाइड्रोजन रख देते तो हम बोलेंगे। फिलहाल इन्हें हम कहेंगे क्या, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो मोस्ट यूजेबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रेऑन्स होता है वो ये होता है CFC12 कहते हैं इसको, CFC12 कहते हैं। अब नॉमेनक्लेचर देखते हैं कैसे हम लिखेंगे इसको। फिलहाल ये सबसे कॉमन है CF2Cl2। क्लियर, अब नॉमेनक्लेचर देखो कैसे करते क्या है। फ्रेऑन्स को नाम, जो फ्रेऑन्स का नामकरण होता है उसका तरीका क्या है, उसको हम RXYZ इस फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से नॉमेनक्लेट कर दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रेऑन XYZ। ठीक बेटा, ये जो R टर्म है ना, ये एक्चुअली जो कंपनियां हैं जो CFCs का निर्माण करती हैं, उन्होंने फ्रेऑन्स के लिए टर्म ऐड किया हुआ है कि R लिखेंगे हम उसे। ठीक, अगर R नहीं लिखा है तो इसकी जगह पर सिर्फ ये लिखा जाएगा, और फिर ये भी लिखा जा सकता है CFCXYZ। क्लियर, या सिंपल फ्रेऑन और उसके बाद XYZ। अभी XYZ क्या है, XYZ वही जो हमने बोला था अभी कि CFC12 है। तो XYZ का टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, X का मतलब होता है यहाँ पर जो X है, X देखेंगे, Y देखेंगे और फिर Z देखेंगे। ठीक बेटा,
अब x का मतलब क्या है, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन -1। ध्यान रखिएगा x स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन -1। जिसका भी मीथेन और एथेन के जिस भी डेराइव्ड CFC का नाम लिखना हो तो आप RXYZ के रूप में लिखिए, या फ्रियॉन XYZ के रूप में लिखिए, या CFC XYZ के रूप में लिखिए। अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ XYZ है, ये नंबर्स है, कुछ ये संख्या है, और ये तो टर्मिनोलॉजी R लिखो जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनियां हैं, वो इसको डिनोट करा देती हैं, कॉमर्शियल सिंबल है ये। या इसको फ्रियॉन लिखिए या CFC लिखिए और फिर XYZ। तो XYZ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो हम बता रहे थे। नंबर ऑफ कार्बन -1 एंड दिस इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, क्लियर। एंड देयर इज अ नंबर ऑफ फ्लोरीन, ठीक बेटा। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं। तो ये XYZ का टर्मिनोलॉजी है, उसका मीनिंग है X स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन, जिस किसी का भी नाम लिखना हो। अभी हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ कार्बन -1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, Y स्टैंड्स फॉर, एंड Z नंबर ऑफ फ्लोरीन, क्लियर। अब देखो ज़रा नाम लिखते हैं। पहला उठा लेते हैं CFCl3, ठीक। ये मीथेन का डेराइव्ड केस है, क्लियर। अब इसको हम लिखें कैसे, पहले x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो x क्या है, x नंबर ऑफ कार्बन -1, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, एक। तो 1 - 1 = 0, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 0। y चेक करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 + 1 = 1, क्लियर। नाउ z कितने फ्लोरीन है, नहीं क्लोरीन नहीं लगाना है, क्लोरीन के नंबर्स नहीं ऐड करने हैं, सीधे फ्लोरीन लगाना है। तो फ्लोरीन कितने हैं, 1, तो 1, मतलब इन तीनों का जो XYZ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0 1 1, या इसको आप ये लिखो चाहे सिर्फ ये लिख दो। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा CFC011 या CFC11 या R11 या फ्रियॉन 11 या 011 लिखो चाहे 011 लिखो, क्लियर है। अगला देख लो, कोई और देखो, CF2Cl2, इसको चेक करते हैं। CF2Cl2, तो सबसे पहले XYZ की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन -1, नंबर ऑफ कार्बन इज़ 1 -1, तो 1 - 1 = 0। Y = नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो 0 + 1, देयर इज नो हाइड्रोजन। 1 Z = नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने, 2, तो वैल्यू कितनी आई बेटा, 012। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम कॉमर्शियली, इसका नाम आएगा CFC012 या CFC12 या R12 या फ्रियॉन 12, ठीक बेटा। और देख लो CF3Cl, ये है CF3Cl। आई होप कि अब कैलकुलेट कर लेंगे आप। अब देखो x की वैल्यू 1 - 1 = 0, y की वैल्यू +1 है ना, तो 0 + 1 = 1, और फ्लोरीन की वैल्यू Z तो 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 013 मीन्स 13 कह सकते हैं। तो इसका नाम नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, R013 या R13 या CFC13, समझ गए। तो 11, 12 और 13, तो ये हो गया मेथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स के लिए। एथेन के लिए देखो एक एग्जांपल उसमें से देख लेते हैं, कोई भी उठा लो, C2F2Cl4, इसी के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन, दैट मीन्स x की वैल्यू पहले पता करो कितने हैं, 2, ये 2 -1 = 1, y की वैल्यू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 + 1 = 1, z की वैल्यू कितने फ्लोरीन है, 2, तो 2, तो वैल्यू कितनी आई, 112। तो इसके लिए वैल्यू नाम क्या हो जाएगा, CFC112, क्लियर। अब इसकी जगह पर आप R लिख दो चाहे फ्रियॉन्स लिख दो, ठीक है। इतना इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। कोई दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो हम नंबर ऑफ़ फ्लोरीन थोड़े बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ़ फ्लोरीन हम बढ़ा दे रहे हैं,
ये देखो, ठीक बेटा। अब इसका नाम एज इट इज़ चेक कर लो, देखो CFC क्या आएगा, 2 - 1 तो 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 + 1 1, क्लियर। नंबर ऑफ फ्लोरीन 4 तो हो गया CFC 114, ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू नेम डिफरेंट टाइप ऑफ CFCs ऑफ मेथेन एंड एथेन, क्लियर। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो अब अगला पार्ट देखो, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है, बनाने की विधियाँ, या इन्हें हम कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हिंदी में विरचन की विधियाँ भी बोलते हैं इसे, प्रिपरेशन, क्लियर। तो कैसे बनाएंगे देखो ज़रा, पहला हिस्सा ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म को हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा फ्लोरीन के द्वारा क्लोरीन का, फ्लोरीन के द्वारा क्लोरीन का, तो क्या बन जाएगा HC, जो हाइड्रोजन था वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन वही है, हाइड्रोजन नहीं सब्स्टिट्यूट हुआ है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड हुआ है। मोस्टली रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे तो जो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बनाने का तरीका ये होता है कि जो मेथेन या एथेन के क्लोरीन डेरिवेटिव या हाईली सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन डेरिवेटिव हम लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम फ्लोरीन से करा देते हैं या फ्लोरीन के डाइराइव्ड कंपाउंड से करा देते हैं, जैसे HF से करा देते हैं। तो जो क्लोरीन का प्रतिस्थापन है वो बड़ी आसानी से फ्लोरीन के द्वारा हो जाता है। हाँ, हमें कुछ कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो जो क्लोरीन है वो प्रतिस्थापित हो जाता है फ्लोरीन के द्वारा, तो हमें एक मिक्स्ड कंपाउंड मिलता है फ्लोरीन और क्लोरीन का, क्लियर। तो क्लोरीनेटेड कंपाउंड है कार्बन मेथेन का, एक सिंगल कार्बन का, दिस इज क्लोरोफॉर्म, HF से रिएक्शन हुई, HCF2Cl, मतलब 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए और यहाँ HCl निकल गया। अब अगर आप देखें तो ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस कैटेगरी में आएगा, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस कैटेगरी में आएगा ये। अच्छा, इसका अगर नाम देखा जाए, जो जनरल तरीका है, हाइड्रोजन को तो नॉमेनक्लेचर करते नहीं, जैसे इसका अगर हमें नाम लिखना हो IUPAC में तो क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब कार्बन एक ही है तो वहाँ पर हमें नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज 111 ट्राइक्लोरोमेथेन, दैट द नेम ऑफ CaCl3, 111 ट्राइक्लोरोमेथेन। यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन को मतलब एज इट इज़ यूज़ नहीं करना नॉमेनक्लेचर में, तो फ्लोरीन क्लोरीन, अल्फ़ाबेट में क्लोरीन पहले तो C पहले F बाद में, C पहले F बाद में, कार्बन कितने एक, तो मेथेन लिखेंगे, रूट नेम जाएगा मेथेन के साथ, तो ये हो गया क्लोरो, क्या हो गया बेटा, क्लोरो। डाईफ्लोरो 2 बार है ना, तो क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन हो गया। अब क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन का मतलब हो गया कार्बन एक है, 2 फ्लोरीन है और 1 क्लोरीन है। अब कार्बन एक है तो वैलेंसी तो 4 होगी, तो वैलेंसी 4 होगी तो जो रेस्ट वैलेंसी बचेगी वो किससे सेटिस्फाइड होगी, हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से। तो ये हो गया CF2ClH। कैटेगरी कौन सी बिलोंग कर रही है, HCFC का, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस कैटेगरी में आएगा। अच्छा, इसका जो अभी नॉमेनक्लेचर हम बता रहे थे, जो नॉमेनक्लेचर XYZ के फॉर्म में बता रहे थे, अगर हमें लिखना हो तो क्या आएगा, देखो R, हम R लिख रहे हैं, या फ्रेऑन से लिख दीजिए आप, या CFC लिख करके तब डैश लगा दीजिए, ठीक है। देखो X क्या था, नंबर ऑफ कार्बन -1, तो नंबर ऑफ कार्बन -1 मतलब कितना, 0 हुआ। यहाँ Y क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 1 + 1 2, तो 0 2 हो गया बेटा। और नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने, 2, तो ये इसका नेम है, ये इसका नेम है और ये इसका ट्रेडमार्क कह सकते हैं आप, कॉमर्शियल नेम R022 या CFC022, CFC022, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन -1, तो 1 - 1 = 0, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन देयर इज 1, तो 1 + 1 2, और नंबर ऑफ फ्लोरीन तो 2, तो 022, क्लियर बेटा। तो R022 या R22 भी कह सकते हैं, R22 भी कह सकते हैं। नाउ HCl, अगला देखो जरा, यहाँ फिर हम ले रहे हैं CCl4, दिस इज पायरीन, टेट्राक्लोरोमेथेन आप कह सकते हो। इसके पहले वाला जो वीडियोस था 20th जो पार्ट था वो पायरीन पे ही डिपेंडेंट, पूरी तरह से पायरीन का डिस्क्रिप्शन था वो। ये देखो पायरीन CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन,
या कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिंपल नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड ये। तो क्लोरीन डेरिवेटिव HF के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एज अ कैटलिस्ट वी यूज इट। और फिर यहाँ पर भी CF2Cl2 यहाँ क्या हो जाएगा, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। द नेम इज डाईक्लोरो, सी पहले, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। ठीक बेटा, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। और वैसे नाम अगर लिखना होता, अब चाहे CFC लिखो चाहे R लिखो। नंबर ऑफ कार्बन -1, तो 1 - 1 0 0। आगे बढ़ो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज नो हाइड्रोजन, +1 तो 1 आएगा। अगला फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो हो गया। तो ये क्या है, CFC012 या CFC12 भी कह सकते हैं इसको। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ फिर वही कंपाउंड, यहाँ पर भी, यहाँ HF के साथ हमने रिएक्शन कराई है तब ऐसा हुआ। यहाँ हमने एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से रिएक्शन कराया है। ये दोनों रिएक्शन, यहाँ पर एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। रिएक्टिंग जो एजेंट है वो कौन है, HF। यहाँ पर रिएक्टिंग एजेंट कौन है, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। एंटीमनी पेंटा, SB है ना बेटा, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड दिस इज द कैटलिस्ट। एंटीमनी ट्राई ट्राईफ्लोराइड दिस इज द रिएक्टिंग एजेंट। और फिर से वही बनेगा CFC12 या CFC012। नाउ एक कंपाउंड और देखो, ये एथेन का डेरिवेटिव है, एथेन का CF3.CH2Cl। जैसे एथेन होता है ना, CH3.CH3, दिस इज एथेन। CH3 मतलब C2H6, CH3 मतलब C2H6। तो यहाँ फ्लोरीन डेरिवेटिव हो चुका है, 2 हाइड्रोजन बचे, ये क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक दूसरा थोड़ा रेयर कट टाइप कंपाउंड है, और वैसे इसका इस्तेमाल एज ए एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है ट्राईफ्लोरो क्लोरोब्रोमो है, तो CF3CHClBr या CF3CHBrCl। अब यहाँ नाम क्या हो जाएगा, ये एथेन की कैटेगरी में आएगा, 2 कार्बन है तो एथेन में आएगा। अब ये 3 फ्लोरीन, ये ब्रोमीन, तो काउंटिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। लेकिन ब्रोमीन, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर पूरा देखो तो ये है F, दिस इज BrCl और ये H। अब अगर इसका नाम देना हो बेटा, देखो 111 ब्रोमीन क्लोरीन, अगर हम इसका पोजीशन का सम करें तो 1113 हो गया, +2 5 हो गया, +2 7 हो गया। इधर से काउंट अगर करोगे तो 1 2, तो 1 1 और 2 2 2 हो जाएगा, 2 2 2 6 और 2 8। तो लोएस्ट वैल्यू देखते ना, तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे इधर से तो 1 1 +1 +2 +2 कितना 7, और इधर से काउंट करो अगर 1 2 तो ये 2 बार और ये 3 बार, तो 1 + 1 2 + 2 + 2 कितना हो गया 8। ये ठीक है, ये गड़बड़ है, क्लियर। तो नॉमेनक्लेचर अगर करना हो तो क्या करेंगे, इसका हम अल्फ़ाबेट ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 2 है ना, 2 ब्रोमो बेटा, सॉरी दिस इज 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राईफ्लोरो एथेन। ठीक, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो अल्फ़ाबेट, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राईफ्लोरो एथेन। वैसे इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं हेलोथेन। ये एज ए एनेस्थीसिया इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत ही सेफ एनेस्थीसिया है। CF3CHBrCl या CF3CHClBr, क्लियर। नाउ अब प्रॉपर्टीज़ देखो इन CFCs का गुण कैसा है, क्या है आखिर। तो CFC जो है वो नॉन फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल होते हैं, अज्वलनशील हैं, रंगहीन हैं और कम क्वथनांक के द्रव होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन चूंकि मेथेन और एथेन में अगर आप देखें तो वो गैसियस स्टेज में होते हैं, उनका जो सामान्य भौतिक अवस्था वो गैस होती है। लेकिन चूंकि इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन के आ जाने से अणुभार बढ़ जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड होते हैं ये रंगहीन होते हैं, ज्वलनशील नहीं होते। मेथेन जलता है, एथेन भी जलता है एज अ गैसियस हाइड्रोकार्बन, आपका LPG और CNG के फॉर्म में, क्लियर। ये जलते नहीं हैं, तो अज्वलनशील, रंगहीन और कम क्वथनांक के द्रव होते हैं।
आसानी से वाष्पित भी हो जाते हैं, तो एज अ कूलेंट इस्तेमाल होता है, इसलिए प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिन एल्केनों से बने होते हैं उनके सापेक्ष कम वाष्पशील होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जैसे मीथेन से अगर बना है, जैसे ये मीथेन से बना है, तो इसकी वाष्पशीलता कम होगी, मतलब ये देरी से वाष्पित होगा या कम वाष्पित होगा। मीथेन तो पहले से गैसियस फॉर्म में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका अणुभार ज़्यादा हो गया, या हम कह सकते हैं इसका डेंसिटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है वो बढ़ गया है। पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है वो क्या हो गया? बढ़ गया है। तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनका घनत्व तो मात्र एल्केनों से, मतलब जिनसे बने हुए हैं, मात्र मतलब मैटरनल, जिनसे बने हुए हैं उन एल्केनों से अधिक होता है। जनरली ये 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक स्थायी होते हैं, मतलब जिस स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेंगे, उससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो इनका CCl का जो बॉन्ड है, जनरली CCl का बॉन्ड पहले टूटता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। पोलरिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अलग है, फ्लोरीन अलग है, क्लोरीन अलग है, कार्बन अलग, तो इनमें खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। तो पोलरिटी ज़्यादा होने के कारण ये एज अ सॉल्वेंट या एज अ पोलर सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो विलायक के रूप में भी ये यूज़ होते हैं। क्लियर बेटा? अगला देखो CFC 12 के बारे में हमने बताया, क्योंकि ये जो कॉमन CFC के बारे में अगर कहा जाए तो यही है। CFC 12 रंगहीन है, विषहीन है, मतलब जहरीला नहीं है, स्थायी होता है, अज्वलनशील निष्क्रिय गैस होती है, सरलता से द्रवित हो जाती है, और इसीलिए इसका उपयोग हम एज अ कूलेंट के रूप में करते हैं। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर और यूजेस देखो क्या है। स्ट्रक्चर देखो, मीथेन, एथेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी या समचतुष्फलकी। क्लियर? तो जितने भी CFCs हैं, मतलब मीथेन और एथेन के जो डेरिवेटिव्स हैं, उनमें सभी आप देखेंगे तो वो सब के सब क्या हैं? sp3 हाइब्रिडाइज हैं, और सब की सब संरचना समचतुष्फलकीय हो सकती है। अब समचतुष्फलकी क्यों नहीं होगी? चतुष्फलकी है लेकिन समचतुष्फलकी नहीं है, मतलब चारों के चारों बॉन्ड जो हैं वो सेम लेंथ के नहीं हैं, उनके बीच का एंगल भी सेम नहीं हो। जैसे परफेक्ट जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मीथेन, उसमें अगर आप देखें तो 1090-28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होता है और परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ ऐसा नहीं होगा। 109 डिग्री 28 मिनट के केस में यहाँ ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो डिफरेंट है ही है, साथ में दोनों की त्रिज्या जो है वो सेम नहीं है, तो त्रिज्याएँ भी अलग अलग हैं, तो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होने के बावजूद भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ विकृत चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी, विकृत चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी। ठीक बेटा? क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन के जो त्रिज्याएं हैं वो सेम नहीं है, त्रिज्याओं में डिफरेंस है, जिसके कारण उनकी बॉन्ड लेंथ भी प्रभावित होगी और साथ में उनके बीच का जो एंगल है बंद कोण वो भी प्रभावित होगा। आओ यूजेस क्या है? हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एज अ कूलेंट इस्तेमाल होता है, तो प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटेंट्स में, एसीज़ में, उन सब में इस्तेमाल होता है। वातानुकूलन में, मतलब वही एयर कंडीशंस करने में, तो एसीज़ में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एज अ प्रोपेलेंट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रशीतक या प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये देखो रेफ्रिजरेटर्स, उसमें भी इस्तेमाल होता है ये CFC। ठीक, अब इसका इफ़ेक्ट क्या है? क्योंकि प्रशीतक के रूप में तो इस्तेमाल हो रहा है, इसका इफ़ेक्ट क्या है? इसके इफ़ेक्ट की स्टडी जो है वो उस स्टडी का कह सकते हैं इंटरनेशनली जो डिस्कशन था उसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट इज़ द नेम ऑफ प्लेस, कनाडा। ठीक है, तो इसमें 16 सितंबर 1987 का जो कन्वेंशन था उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि जो ओजोन का डिप्लीशन है, ओजोन का जो क्षरण है वो किस कारण से हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो कुछ साइंटिस्ट हैं जापान के और अमेरिका के, इनकी स्टडी ये बताती है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, या कह सकते हैं आर्कटिक जो जोन है, आर्कटिक हिस्सा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओजोन की परत पतली हो गई और छिद्र भी हो गया है। तो उसके पीछे का जो कारण था कि ये डिप्लीशन हो क्यों रहा है, तो उसमें देखा गया कि जो गैसेस हैं
गैसेज, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसके कारण ओजोन की परत में कमी हो रही है, ओजोन की परत क्षरित हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। क्लियर? इसी को कहा जाता है ओजोन होल, ओजोन छिद्र भी कहते हैं। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये डिस्कशन होने के बाद सभी नेशंस ने ये मतलब पूर्ण सहमति के साथ ये प्रस्ताव पारित किया कि CFC का इस्तेमाल पूरी तरह से रोक दिया जाए, CFC का इस्तेमाल पूरी तरह से रोक दिया जाए, उसकी जगह पर दूसरे कोई सब्स्टिट्यूएंट या दूसरे कोई प्रतिस्थापी उत्पाद हम इस्तेमाल करें, लेकिन CFC का इस्तेमाल बैन कर दिया जाए। ठीक है? और उसी का रिजल्ट रहा है कि धीरे धीरे जो है वो डिप्लीशन कम हो गया और मतलब आप कह सकते हैं ओजोन छिद्र जो है लगभग अपनी जो वास्तविक अवस्था थी उसको प्राप्त कर गया है। ठीक है? तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे आखिर ये हो क्यों रहा था या इसका रीज़न क्या था। होता ये है कि जो ओजोन है, आप कह सकते हैं ये हमारे लिए प्रोटेक्टिंग विंडो है। पृथ्वी के जीवों के लिए जो ओजोन परत है वो एक नेचर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, एज अ गिफ्ट। वो एक विंडो है जो कॉस्मिक रेज और अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक हैं रेज किरणें, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। तो ओजोन का जो निर्माण है वो ऑक्सीजन गैस के द्वारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इस तरह से होता है। और यहाँ पर सनलाइट रहेगी दोनों पर्पस के लिए, यहाँ पर भी मतलब ये ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के क्या बनाएंगे, ओजोन के 2 अणु, और ये फिर से ओजोन के 2 अणु इसी प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन में बदल जाएगा, लेकिन एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है? अब होता क्या है, ये जो CFC है ये इस बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट को बढ़ा देता है। CFC जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट को बढ़ा देगा। अब क्या होगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ जाएगी तो जो ये, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जो ओजोन बन रहा होता है उसकी डिप्लीशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ओजोन के अणुओं की संख्या में कमी आने लगती है। अब ये कैसे होता है, देखो होगा क्या, ये है ओजोन और ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही CFC 012 लिया है हमने, या CFC 12। ठीक है? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब जो इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। और आपको पता होगा सूर्य का प्रकाश है तो क्लेवेज होगा होमोलिटिक, मतलब सममित विदलन होगा, और यहाँ बनेंगे मुक्त मूलक। एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ बना क्या, अब यहाँ बना ये CF2Cl+, ये बेटा CF2, एक हमने Cl हटाया है, और ये हो गया है O2 प्लस OCl डॉट, या हम इसको ऐसे दिखा दें, समझ गए? ये ओजोन अभी ऐसे रहने दो, हम नेक्स्ट स्टेप में दिखा देते हैं। तो ये हो गया CF2Cl2, एक क्लोरीन होमोलिटिक क्लेवेज के द्वारा क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में अलग हो गया, और ये डराइव्ड कार्बन का फ्री रेडिकल है। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन के अणुओं के साथ इंटरैक्ट करता है, और O2 अलग, और ये बन जाएगा OCl डॉट। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजनेटेड क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये फर्दर दूसरे ओजोन के अणुओं के साथ क्रिया करता है और उनको भी तोड़ देता है। ये टूट गया, 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 ये ओजोन और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड फ्री रेडिकल है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो गया। अब देखो यही क्लोरीन फ्री रेडिकल फर्दर इस अगले ओजोन के अणुओं को तोड़ना शुरू करेगा। आप कह सकते हैं एज अ चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और उससे होगा क्या कि ऑक्सीजन से ओजोन के बनने की दर जो है उससे कहीं ज़्यादा ओजोन से ऑक्सीजन के बनने की दर हो जाएगी। मतलब ओजोन ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो नेचुरल फंक्शन था, दूसरा उसमें कोई ऐसा मतलब प्रमोटर आ गया जो इस रिएक्शंस की दर को और अधिक बढ़ा देगा। क्लियर? और इसी के कारण ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे पतली होती गई, या कैसे तो डिप्लीट होता गया, और होल भी क्रिएट हो गया। ठीक है? और उसके बाद जब इसमें अगर आप कहें तो बड़ा संशोधन हुआ, कई कन्वेंशंस हुए 1 by 1 करके, और इसने जो मतलब आप कह सकते हैं कि CFCs के उपयोग पर बहुत पाबंदी भी लगाई। ठीक है?
तो जो CFC है वो एज अ यूज़ होता है ग्रीन हाउस गैस। मेन जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस में होता है, लेकिन जो CFC का ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो CO2 से भी ज़्यादा है। CO2 का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो CFC के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ये सब वैश्विक उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जानते हैं अगर 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का भी अंतर आ जाए, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का भी अगर अंतर आ जाता है पृथ्वी के टेम्परेचर्स में, तो जो समुद्र का पानी का लेवल है वो लगभग 200 मीटर तक ऊपर जा सकता है। और आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी फिर, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा, ये हालत है इसमें। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और CFCs का प्रोडक्शन ऐसे ही होता रहा तो ये ओजोन परत को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ में आप कह सकते हैं पृथ्वी पर जो जीवन की संभावना है, जीवन जो हो रहा है, उसको भी ये नष्ट कर देगा। क्लियर? इसीलिए इस पर पूरी तरह से अब पाबंदी लगा दी गई है। उसके जगह पर अब HFCs का इस्तेमाल होता है, या HFC 134 आप कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब क्लोरीन हटा दिया गया, क्लोरीन हटा दिया, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो जो इनिशिएटर है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल है। अगर हमने किसी तरीके से क्लोरीन फ्री रेडिकल हटा दिया तो हम एज अ कूलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे HFCs के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं और अब इसको सुपर ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। HFC को जो बेटा है, अब इसका दूसरा टर्मिनोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ और भी नुकसान पहुँचा रहा है पर्यावरण को, इसलिए इसको कहा जाता है सुपर ग्रीन हाउस गैस, सुपर ग्रीन हाउस गैस, सुपर ग्रीन हाउस गैस HFC 134। क्लियर? तो दिस इज़ अबाउट योर फ्रियॉन्स, और अगला टॉपिक होगा टेफ्लॉन्स का। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।